अगर कोई इंसान किसी से बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे उधार लेता है और मार्केट क्रैश होने की वजह से बिजनेस पूरी तरह से डूब जाता है, तो लोग उसे बड़ी आसानी से चीटर या धोखेबाज कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, और सोसाइटी के नजरिए से ये धोखा लग सकता है, पर कानून की ठंडी और ऑब्जेक्टिव नजर में वो इंसान पूरी तरह से बेकसूर हो सकता है। एग्जैक्टली आम बातचीत में लोग किसी भी टूटे हुए वादे यानी ब्रोकन प्रॉमिस या किसी खराब बिजनेस डील को बड़ी आसानी से चीटिंग का नाम दे देते हैं। किसी ने टाइम पर पेमेंट नहीं की तो कह दिया कि वो चीटर है। राइट, लेकिन कानूनी तौर पर हर झूठ या हर टूटा हुआ वादा सच में चीटिंग की कैटेगरी में नहीं आता। एक आम सिविल डिस्प्यूट और एक क्रिमिनल फ्रॉड के बीच की लाइन काफी क्लियर होती है कानून में। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी धुंधली लाइन को पूरी तरह साफ करने वाले हैं। आज हमारा फोकस है चीटिंग और चीटिंग बाय पर्सनेशन के कानूनी और फिलोसॉफिकल पहलुओं पर। बिल्कुल, और हमारा मिशन ये समझना है कि नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और पुराने इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत इन अपराधों को कैसे डिफाइन किया गया है। और आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये चर्चा सिर्फ हवाई नहीं है। हमारे पास पुख्ता सोर्सेज हैं, जैसे कानूनी टेक्स्ट, बीएनएस और आईपीसी के कन्वर्जन टेबल्स और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स। तो चलिए इस कानूनी भूल भुलैया में उतरते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार के आइडेंटिटी थेफ्ट या बड़े फ्रॉड को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून की नज़र में बेसिक चीटिंग का बॉडी स्ट्रक्चर या उसकी एनाटॉमी क्या है। सही बात है। मतलब अगर हम बीएनएस के सेक्शन 318 को देखें, जो पहले आईपीसी का मशहूर सेक्शन 415 था, तो चीटिंग के मेन दो हिस्से दिखते हैं। हाँ, इसका पहला हिस्सा कहता है डिसेप्शन यानी धोखा देना, और फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट जिसके जरिए किसी से उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाए। मतलब किसी को बेईमानी से इस तरह फुसलाना कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपको सौंप दे। ये तो सीधा फ्रॉड लग रहा है। और इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि जानबूझकर किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना जिससे उस इंसान के शरीर, मन, रेपुटेशन या संपत्ति का नुकसान हो। और पता है यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सिर्फ झूठ बोलना ही धोखा नहीं है। कानून एक्सप्लिसिटली कहता है कि डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स को भी धोखा माना जाएगा। ओह वाओ! मतलब अगर आपने डील में जरूरी बातें जानबूझकर छुपाई हैं तो वो भी चीटिंग है। एब्सोल्युटली। ओके, लेट अस अनपैक दिस। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है यहाँ। अक्सर हम देखते हैं कि लोग 10 साल सिविल कोर्ट के धक्के खाने से बचने के लिए एक आम बिजनेस डिस्प्यूट पर क्रिमिनल एफआईआर थोक देते हैं। राइट, लोगों को लगता है कि पुलिस का डर और अरेस्ट की धमकी सामने वाले से जल्दी पैसे निकलवा लेगी, इसीलिए थानों में चीटिंग की शिकायतें इतनी ज्यादा आती हैं। वही तो। लेकिन क्या अदालतें इस चालाकी को नहीं समझती? इस पॉइंट पर हृदय रंजन प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो 2000 का केस है, वो काफी रेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल, इस केस में एक हाउसिंग सोसाइटी और जमीन के डील्स का झमेला था। जब डील बिगड़ी और पैसे वापस नहीं मिले तो कंप्लेनेंट ने सीधे क्रिमिनल चीटिंग का केस कर दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो फैसला सुनाया और उसने चीटिंग की कानूनी परिभाषा हमेशा के लिए सेट कर दी। उन्होंने साफ कहा कि चीटिंग साबित करने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन बेईमानी का इरादा सौदे की बिल्कुल शुरुआत में होना चाहिए। यस, जिसे लीगल भाषा में एट द वेरी इंसेप्शन या टाइम जीरो कहते हैं। अगर इरादा शुरुआत में सही था और बाद में सर्कमस्टांसेस बदल गए तो ये सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिमिनल चीटिंग नहीं। वेट अ मिनट, दैट साउंड्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एनफोर्स। अगर जरा सोचें तो किसी के टाइम जीरो वाले इंटेंशन को प्रूव करना कितना मुश्किल है। कोई प्रोसिक्यूटर किसी के दिमाग के अंदर कैसे झांक सकता है? आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इंसान तो सीधा कोर्ट में कह देगा कि जज साहब, मेरा इरादा तो बिल्कुल साफ था, बस मार्केट क्रैश हो गया इसलिए पैसे नहीं दे पाया। तो कानून इसको नापता कैसे है? इसका जवाब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में मिलता है। अदालतें किसी भी इंसान के बाद के बर्ताव से उसके शुरुआती इरादे का अंदाजा लगाती हैं। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और सच में मशीन खरीदी, जमीन ली, पर फैक्ट्री फेल हो गई और वो बैंकरप्ट हो गया। एग्जैक्टली, वहां बैंक रिकॉर्ड्स दिखा देंगे कि उसका शुरुआती इरादा सही था और उसने पैसे बिजनेस में ही लगाए थे। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर इसके उलट वो आदमी लोन लेते ही उन पैसों को किसी शेल अकाउंट में डाल दे और खुद के लिए एक लग्जरी विला खरीद लें, तो फिर कोर्ट तुरंत समझ जाएगी कि इसका इरादा टाइम जीरो से ही पैसे गबन करने का था।
यही वो बारीक लाइन है जो एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर और एक क्रिमिनल के बीच का फर्क तय करती है। राइट। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि चीटिंग के लिए शुरुआत से गलत इरादा होना जरूरी है, तो उन मामलों का क्या जहां इस धोखे की वजह से लोग अपनी कीमती प्रॉपर्टी या जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठते हैं? वहां पर हमारे सोसाइटी का सबसे पॉपुलर कानूनी शब्द आता है 420। हाँ, 420 सिर्फ एक सेक्शन नहीं रहा, हमारी आम बोलचाल और फिल्मों में एक कल्चरल आइकन बन गया है। लोग मजाक में भी कह देते हैं कि बड़ा 420 आदमी है। पर नए कानून में तो अब ये सेक्शन 318 बन गया ना? बिल्कुल। और यहाँ लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या कानून की सख्ती में भी कोई बदलाव आया है? तो कन्वर्जन टेबल्स और टेक्स्ट देखकर ये साफ है कि कानून का बेसिक प्रिंसिपल वही है। मतलब पुराना 420 अब नए बीएनएस के सेक्शन 318 का ही एक एग्रीवेटेड फॉर्म बन चुका है। हाँ, और ये एग्रीवेटेड फॉर्म तब लगता है जब चीटिंग के चलते सच में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय की जाती है। इसमें मेहनत की कमाई शामिल है, इसलिए सजा 7 साल तक की जेल और फाइन है। Here is where it gets really interesting. लोग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में इस सेक्शन को एक वेपन की तरह यूज करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. विजयसारथी और हाल ही के 2024 वाले ए.एम. मोहन केस में काफी सख्त अप्रोच दिखाई है। सही कहा। इन केसेस में कोर्ट्स ने बहुत क्लियरली बोला है कि डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट यानी बेईमानी से फुसलाना चीटिंग के क्राइम का सिने क्वा नॉन है। अब ये सिने क्वा नॉन सुनने में थोड़ा हेवी लैटिन टर्म लगता है, पर इसका आसान मतलब वही है कि वो बुनियादी नींव जिसके बिना पूरी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बेईमानी के बिना चीटिंग का केस आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जैक्टली। जैसे ए.एम. मोहन केस में एक कमर्शियल अग्रीमेंट फेल होने पर ही क्रिमिनल एफआईआर कर दी गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया क्योंकि सिर्फ ट्रांजैक्शन फेल होना अपने आप में क्रिमिनल इंटेंशन प्रूव नहीं करता। वही तो कोर्ट्स नहीं चाहती कि क्रिमिनल लॉ का यूज बिजनेस पार्टनर्स को डराने धमकाने के लिए हो। तो इस पूरी बात का आखिरी मतलब यही निकलता है कि कानून इरादे को सबसे ऊपर रखता है। और इसी इरादे के टाइम को लेकर एक और बड़ा कानूनी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सेक्शन 318 में प्रॉपर्टी का लेन देन है, लोग इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी सीबीटी के साथ मिक्स कर देते हैं। हाँ, पुराने आईपीसी में ये सेक्शन 406 था और अब बीएनएस में 316 बन गया है। नाम सुनने से लगता है दोनों धोखा ही तो है, नुकसान ही हो रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीटिंग और सीबीटी एक ही फैक्ट्स पर एक साथ नहीं लग सकते। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इनको एंटीथेटिकल बताया है, मतलब ये दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए चीटिंग एक जहरीला बीज बोने जैसा है और सीबीटी एक सेहतमंद सेब के पेड़ की रखवाली करने जैसा। वेरी वेल सेड। अगर कोई शख्स आपसे पेड़ लगाने के पैसे ले पर उसे पहले दिन से पता हो कि वो सेब नहीं बल्कि जहरीला पौधा लगाने वाला है, तो ये चीटिंग हुई। क्योंकि बेईमानी टाइम जीरो से थी। जब पैसे लिए फ्रॉड तभी से दिमाग में था। पर अगर सिनेरियो चेंज करें, आपने खुद पेड़ लगाया और उस इंसान को पूरी तरह से लीगली एंट्रस्ट कर दिया कि वो पेड़ की देखभाल करेगा। राइट, इसको हम लॉफुल इंट्रस्टमेंट कहते हैं। उस इंसान का इरादा उस वक्त बिल्कुल क्लियर था और उसने 2 साल ईमानदारी से काम किया, पर तीसरे साल उसको लालच आ गया और उसने चुपचाप फसल किसी और को बेच दी और पैसे जेब में रख लिए। तो ये चीटिंग नहीं हुई ना, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सही। और शंकरलाल विश्वकर्मा केस में भी एग्जैक्टली यही डिफरेंस समझाया गया था। सीबीटी शुरू तो लॉफुल ट्रस्ट से होता है, पर डिसऑनेस्टी बाद में पैदा होती है जब उस ट्रस्ट को तोड़ा जाता है। ये डिफरेंस सिर्फ कानूनी किताबों के लिए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड के लिए भी बहुत क्रूशियल है। हम अक्सर देखते हैं पुलिस रूटीन तरीके से एक ही एफआईआर में चीटिंग और सीबीटी दोनों धाराएं चिपका देती है, जो कि टोटली इलॉजिकल है, क्योंकि एक ही टाइम पर इरादा शुरू से खराब भी हो और बाद में खराब हो, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? वही तो, आइदर इट इज डे 1 डिसेप्शन या फिर बाद में चेंज ऑफ हार्ट। एनीवेज, संपत्ति और ट्रस्ट के आगे बढ़ते हैं और धोखाधड़ी के उस फॉर्म पर आते हैं जहां वार सीधा आइडेंटिटी पर होता है। आप चीटिंग बाय पर्सनेशन की बात करें, राइट? पुराने कानून में सेक्शन 416 और अब नए बीएनएस में सेक्शन 319। हाँ, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी। इसमें कोई इंसान किसी और का रूप धारण करके धोखा देता है। और आई नोटिस्ड कि बेसिक चीटिंग जिसमें प्रॉपर्टी नहीं है वहां सजा 1 साल है, पर पर्सनेशन में सजा 3 साल तक जा सकती है। ये ज्यादा सीरियस माना गया है। उसकी एक बहुत सॉलिड फिलोसॉफिकल वजह है। जब इंसान झूठ बोलता है तो वो इंडिविजुअल को धोखा देता है, पर जब वो किसी और की आइडेंटिटी चुराता है तो वो
पूरे सिस्टम को धोखा दे रहा होता है। दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। हमारा पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर आइडेंटिटी और ट्रस्ट पर चलता है। अगर आइडेंटिटी ही फेक हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। बिल्कुल। और हमारे पास बाबू खान केस जैसा रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है जो रोंगटे खड़े कर देता है। इस केस में एक आदमी ने खुद को बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट बताया था। ओह, आई रिमेंबर दिस। उसने अपनी इस फेक आइडेंटिटी से एक परेशान पिता को कॉन्फिडेंस में ले लिया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने उसके 12 साल के बच्चे की आंख की सर्जरी करने की कंसेंट भी ले ली। जरा सोचिए धोखे का लेवल क्या था वहां। एक फेक पहचान के बेस पर किसी बच्चे की बॉडी और हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, ये BNS 318 की उस लाइन को परफेक्टली डिफाइन करता है जहां हार्म टू बॉडी, माइंड और रेपुटेशन की बात है। सच में यहां सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि किसी की जान और सबसे बड़ा ट्रस्ट दांव पर था। ऐसे ही एक और केस था सुशील कुमार दत्ता का। इस बंदे ने तो IAS बनने के लिए पूरा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया था। हाँ, उसने फेक शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया और सिविल सर्विसेज में एंटर कर गया। उसने सिर्फ गवर्नमेंट को धोखा नहीं दिया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को धोखा दिया और एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खाली। वही उसने एक ऐसी पहचान यूज की जो कभी उसकी थी ही नहीं। और पता है, ये बस बड़े स्कैम्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई किसी दूसरे के नाम का रेलवे सीजन टिकट यूज करके ट्रैवल कर रहा है तो वो भी पर्सोनेशन है। एग्जैक्टली। रामम्सवाला राव केस में कोर्ट ने यही कहा था, क्योंकि जब आप TT को पास दिखाते हैं तो आप इफेक्टिवली रेलवे अथॉरिटीज को बोल रहे हैं कि मैं वही इंसान हूं जिसके नाम पर पास बना है। वैसे यहां मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। मान लीजिए कोई किसी ऐसे इंसान की आइडेंटिटी चुरा ले जो असल में दुनिया में है ही नहीं। मतलब एन इमेजिनरी पर्सन। हाँ, आजकल इंटरनेट पर कोई फेक प्रोफाइल बना ले, नाम फेक, फोटो फेक और हिस्ट्री फेक, और उस प्रोफाइल से स्कैम करे। अब कानून तो कहता है किसी और का रूप लेना पर्सोनेशन है, पर जिस इंसान का रूप लिया गया वो तो कभी पैदा ही नहीं हुआ ना, तो क्या ये पर्सोनेशन होगा? एक्सप्लेनेशन में स्पेसिफिकली लिखा है कि इंसान चाहे रियल हो या इमेजिनरी, दोनों केसेस में ऑफेंस माना जाएगा। ओह वाओ, तो मतलब धोखा इस बात का नहीं है कि पहचान किसकी चुराई, बल्कि धोखा इस बात का है कि आपने एक झूठी पहचान से सामने वाले का ट्रस्ट जीत लिया। एग्जैक्टली। फोकस फेक आइडेंटिटी पर है, ना कि इस बात पर कि वो आइडेंटिटी असली में एग्जिस्ट करती थी या नहीं। दैट इज ब्रिलियंट। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को सम अप करें तो ये क्लियरली समझ आता है कि BNS ने IPC के बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया है। बिल्कुल। नंबर भले ही बदल गए हों, लाइक 420 अब 318 हो गया है और 406 अब 316, पर कानून की आत्मा वही है। चीटिंग सिर्फ एक फेल्ड बिजनेस डील नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसेप्शन है जहां इरादा टाइम जीरो से खराब था। और पर्सोनेशन तो इस सबको एक अलग ही लेवल पर ले जाता है फेक आइडेंटिटी के थ्रू, जिसे कानून में और भी ज्यादा सीरियसली डील किया जाता है, क्योंकि वहां पब्लिक सिस्टम और ट्रस्ट दोनों अफेक्ट होते हैं। आई कंप्लीटली एग्री। और इस डिस्कशन को बंद करने से पहले मैं एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चीज छोड़ना चाहता हूँ। हमने कानून और इंटेंशन की बहुत बातें की, पर आज हम AI और डीपफेक्स की दुनिया में हैं। ओह एब्सोल्युटली। आजकल कंप्यूटर बॉट्स कुछ ही सेकंड्स में किसी की आवाज और शक्ल परफेक्टली कॉपी कर सकते हैं। राइट। एक AI मॉडल वीडियो कॉल पर आपके किसी रिलेटिव की आवाज और शक्ल में आपसे पैसे मांग सकता है। तो ऐसे में जब स्कैमर कोई एक्चुअल इंसान नहीं बल्कि एक कोड है, तो कल को अदालतें डिसऑनेस्ट इंटेंशन इंसेप्शन कैसे साबित करेंगी? वही तो मैं सोच रही हूँ। आप किसी सिलिकॉन वैली में लिखे एल्गोरिदम का टाइम जीरो इंटेंशन कैसे प्रूव करेंगे? एग्जैक्टली। क्या इस नए डिजिटल एरा में जहां पहचान चुराने वाला कोई बहरूपिया नहीं बल्कि AI है, हमें पर्सनेशन की डेफिनेशन फिर से लिखनी पड़ेगी? कानून तो वक्त के साथ बदलता है, पर टेक्नोलॉजी उससे भी तेज भागती है। बिल्कुल। ये नया BNS इस टेक रेवोल्यूशन को कैसे हैंडल करेगा या उसके लिए नए अमेंडमेंट्स आएंगे, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। वही, इट इज समथिंग टू रियली थिंक अबाउट। तो इस लीगल मेज और डीप डाइव में हमारे साथ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कानून और सोसाइटी लगातार बदल रहे हैं, तो सीखते रहें और अपनी रियल और डिजिटल आइडेंटिटी को सिक्योर रखें।